की खपत भी बनी रहेगी, खपत बढ़ भी जाएगी, लेकिन कोल इंडिया से जो कोल की डिमांड होती है वो कम होने के आसार है। ये दरअसल कोल मिनिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट है। ऐसा इस वजह से है कि अभी देखा यह गया कि कोल इंडिया से जो टॉप 50 के पावर सेक्टर के खरीदार हैं और टॉप 50 के नॉन पावर सेक्टर के खरीदार हैं, वो अभी जितना कोल खरीदते हैं वो देखा गया कि उन सब के पास, अधिकांश के पास कैप्टिव कोल ब्लॉक है। उस कैप्टिव कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू हो जाएगा 2 साल बाद। जैसे उत्पादन शुरू हो जाएगा तो अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला लेंगे, ना कि कोल इंडिया से लेंगे। तो ऐसे में 2 साल बाद ये खरीदार जो अभी खरीदार हैं टॉप 50 पावर सेक्टर के, टॉप 50 नॉन पावर सेक्टर से, वो कोल इंडिया से धीरे धीरे अपना डिमांड कम कर देंगे, कोयला खरीदना कम कर देंगे। ये शुरुआत में 20% तक शुरू होगा, आगे चलकर 58% तक जा सकता है। अब आप पूछेंगे 58% का डेटा कहां से आया, तो आपको बताना चाहूंगा। जो इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है, जो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, उसके मुताबिक पावर सेक्टर के टॉप 50 के खरीदार और नॉन पावर सेक्टर के टॉप 50 के खरीदार कुल मिलाकर 691.26 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं कोल इंडिया से। ये पिछले कारोबारी साल के आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं। अब ये जो दोनों टॉप 50 खरीदार है दोनों सेक्टर के, उनके पास अभी जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है वो 404.56 मिलियन टन का है। अगर ये फुल कैपेसिटी में अपनी कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला का उत्पादन शुरू कर देते हैं, तब समझिए कि ये 58% तक ये कोयला खुद प्रोड्यूस कर लेंगे अपनी जरूरतों का। इनको कोल इंडिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कोल इंडिया के मौजूदा जो खरीदार हैं उनसे कोल इंडिया के तरफ से कोल इंडिया के कोल की डिमांड जो है वो कम हो सकती है। ये आकलन है आपको कोयला मिनिस्ट्री का। अगर आपके पास समय हुआ तो मैं आगे डिटेल में बताऊं कि आखिर टॉप 50 जो पावर सेक्टर को उनका कितना प्रोडक्शन होना है, उनका कितना कैप्टिव है, अब दूसरे कितना कैप्टिव है। लक्ष्मण जी, आपके लिए समय बताइए। जी बिल्कुल। दरअसल जो दूसरे इसके एलिमेंट है, चूंकि टॉप 50 के हमने पावर सेक्टर का देखा डेटा, तो उसमें हमने देखा कि उसमें अगर पूरे अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला का उत्पादन शुरू करते हैं तो 40% तक वो जो है सो अपना डिमांड कम कर देंगे कोल इंडिया से। अभी पावर सेक्टर के टॉप 50 के जो खरीदार हैं वो कोल इंडिया से 614.24 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं और इनके पास जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है 242.24 मिलियन टन का है। माना यह जा रहा है कि 2 साल बाद से इस कैप्टिव कोल ब्लॉक से अच्छा खासा उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगर ये पूरे पीक का उत्पादन करते हैं, यानी जितनी क्षमता है कैप्टिव कोल ब्लॉक का, उसका उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, तो 242.24 मिलियन टन कोयला वो कोल इंडिया से ना खरीद के खुद से उत्पादन करेंगे, जो 40% बैठता है, यानी 40% इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरीके से नॉन पावर सेक्टर के पास अभी कोल इंडिया से 77.02 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने एग्जैक्टली ये बता तो दिया और 2 साल का हमें एग्जैक्टली एक सेंस भी मिल गया। तो अब विकल्प क्या होगा? क्या 2 साल बाद कोल इंडिया अपने प्रोडक्शन लक्ष्य घटाएगी, अपनी कैपेसिटी को ट्रिम करेगी? ये जो प्रोडक्शन और एग्जैक्टली सेल्स का मिसमैच है, उसको कैसे भरा जा सकता है? तर्कसंगत सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है इस वक्त का। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो काफी ज्यादा जायज है। तो इसमें 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि कोल इंडिया सीधा कोयला ना बेचे, कोल इंडिया कोल गैसिफिकेशन में उतरे और कोयला ब्लॉक जो है उस कोयला ब्लॉक से कोल माइनिंग किए बगैर वहां से गैस बना करके उसको गैसिफिकेशन के जरिए कोयला बेचे। ये इस पे काम चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आप कह रहे हैं वाकई कोल इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनके लिए अपना मार्जिन सस्टेन कर पाना थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। क्योंकि अभी देखें, अभी उनका जो मार्जिन है वो काफी हद तक कम होना शुरू हो गया है। अगर आप पिछले साल का मार्जिन देखें तो 252% प्रीमियम पर कोल इंडिया अपना कोयला बेचा करता था। प्रीमियम का मतलब 2000 रुपए रखते थे प्राइसेस और टेंडर निकलता था 5000 का। अभी पिछले साल ये 252% से घट करके 72% हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मार्च में तो 43% तक आ चुका था। तो अभी प्रीमियम कम होना शुरू हो गया है, जो ये भी कोल मिनिस्ट्री के इंटरनल रिपोर्ट में बात सामने निकल कर आई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ आप निकाल लीजिए, लेकिन मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कि काफी लुभावना मौका है कोल इंडिया के लिए कोयला बेचने का। यह अवसर थोड़े से कम दिख रहे आने वाले दिनों में। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दी लक्ष्मण जी ने। तो इन अ नटशेल, क्योंकि जो कंपनियां कोयला यूज करती हैं, अब आगे जाके उनके पास खुद कैप्टिव माइंस होंगी, तो कोयले की डिमांड नहीं कम होगी। ऐसा नहीं है कि देश में कोयले की डिमांड कम होगी, लेकिन कोल इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिविटी जो है वो खत्म होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इसकी वजह से देखिए, जैसे ही ये लक्ष्मण जी ने ये पूरी जानकारी देनी शुरू की, स्टॉक में किस तरीके से एक डिक्लाइन आई और टिक बाय टिक आपने देखा था
किस तरीके का इम्पैक्ट आया। गौरांग जी, कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में और काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पर। आपने लक्ष्मण जी को सुना होगा। क्या एक इन्वेस्टर को यहाँ पर अब थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, डिमांड अगर कम भी हो जाएगी तो भी इतनी डिमांड तो रहेगी कि कोल इंडिया फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा? तो अनुज भाई, डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है और हमारे माननीय संवाददाता लक्ष्मण रॉय जी ने जो बताया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और एक दो चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कार्बन रिलीज जो होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं, वो कम करने की बात की है धीरे धीरे करके आने वाले कुछ वर्षों में, एंड नेट न्यूट्रल की भी बात की है। अब उस परिस्थिति में भी अगर आप देखना चाहें तो अनिवार्य ये होगा कि कोयले का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसको कम करना बेहद ही अनिवार्य होगा अगर आपको अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ कैप्टिव कोल माइंस, इन सब क्षेत्र की कंपनियां अपना उत्पादन खुद करेगी और उत्पादन जो करेगी वो छोटी क्षमता या मात्रा नहीं है, वो बहुत बड़ी मात्रा है, जिस प्रकार से लक्ष्मण रॉय जी ने अभी बताया। अब इस परिस्थिति को, और दूसरी बात अनुज भाई, जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता आ रही है वो ज्यादातर क्लीन एंड ग्रीन पावर को फोकस में लेकर के आगे आ रही है, तो आपको जाहिर है कोयला कम इस्तेमाल होगा। मगर क्या ये इतना क्या ये परिस्थिति इतनी जल्द परिवर्तन हो जाएगी कि नतीजों में एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक असर दिखेगा? उसके लिए समय लगेगा अनुज। तो आप अगर ये सोचते हैं कि भाई चलिए आने वाले साल 1.5 साल तक अगर मैं निवेशित रहता हूं और यहाँ से ऊपर की तरफ के दायरे बनते हैं, जो कि हमें लग रहा है, तो शायद वो समय होगा आने वाले साल 1.5 साल में कि आपको अगर नया निवेश करना होगा तब जाकर के आपको रणनीति पर ध्यान देना होगा। लेकिन अभी फिलहाल परिवर्तन होगा, लेकिन इतना जल्द नहीं होगा। ओके, बिल्कुल। तो ये हो गई बात कोल इंडिया की। मीनवाइल इंडेक्स देखिए थोड़ा सा तंग कर रहा है इंडेक्स। अगेन दिक्कत सारी यही है कि इंट्राडे में आप मोमेंटम नहीं चेज कर सकते। शायद मार्केट में आपको डिप्स का ही वेट करना पड़ेगा या पोजिशनली लॉन्ग रहना पड़ेगा। वीरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं बैंक निफ्टी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन अगेन वही इशू, इसके लिए 48,350 से पहले लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो भी आप ये मूव आएंगे ना, वो हमेशा रिस्क रहेगा कि वो मूव पंक्चर हो जाएंगे। अच्छा, इंडेक्स पर जैसे कि हमने देखा अनुज कि इंडेक्स को इंट्राडे में चेस करने से फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, पहली बात तो थोड़ा सा निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं कि कौन सा पिवट पॉइंट एज पर यू, मतलब जहां पर री एंट्री मार सकते हैं, क्या वो 300 है, 350 है, 290, ज़्यादा अप्रोप्रिएट जोन क्या है? और एक चीज़, दूसरा प्रश्न अनुज, कि बैंक निफ्टी के पास अब ट्रिगर क्या है? सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक था HDFC बैंक। क्वार्टरली अपडेट के बाद पुल बैक, अर्निंग्स के बाद सिंक हो गया। अब ट्रिगर क्या है बैंक निफ्टी के पास चलने का? बिल्कुल, तो दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहले निफ्टी की बात करते हैं। आपने पहले निफ्टी पे सवाल पूछा। देखिए वीरू, अब मार्केट का टेक्सचर बहुत सिंपल है। जितना आप 10 और 20 डेमा के आसपास खरीदेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। वो दोनों लेवल्स प्लेस्ड हैं रफली 48,300 के आसपास, 310, 320 के आसपास दोनों लेवल्स वहीं पर प्लेस्ड हैं। तो 330, 340, 350, 360 ये एक जोन होगा बाय करने के लिए। निफ्टी की बात हो रही है पहले। 22, 350, 360, 340 ये जोन होगा बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी में आपने बहुत सही सवाल पूछा कि अब अगला ट्रिगर क्या होगा। मेरे ख्याल से अगला ट्रिगर यहाँ पर होगा, एक तो ICICI बैंक के नंबर्स और एक SBI के नंबर्स। SBI के नंबर्स नॉर्मली थोड़ा लेट आते हैं, तो इसके लिए अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगला बड़ा ट्रिगर ऑब्वियसली आई थिंक ICICI बैंक के नंबर्स, वो देखते हैं कैसे रहेंगे, क्योंकि ICICI बैंक ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो थोड़ा मार्केट चैटर होता है ना, 10 दिन पहले तक ये चैटर था कि यहाँ से ICICI बैंक गिरेगा और HDFC बैंक चलेगा। उल्टा हो रहा है, ठीक है? तो ये इंटरेस्टिंग है। अब शायद मार्केट फिर ये मान के चल रहा है कि ICICI बैंक ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो आज शानदार नंबर्स के बावजूद वो जो एक 1 वे री रेटिंग हुई थी ICICI बैंक की पोस्ट कोविड 2-3 साल की, उसके बाद इसने कोई बहुत ज़्यादा आपको आउट परफॉर्म करके नहीं दिया है। तो उस हिसाब से अब शायद वापस ICICI बैंक में लोगों का व्यू पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर। जो अनुज कह रहे हैं बात, ICICI बैंक और SBI, ये भी अपने आप प्रकार का एक कॉम्बो है। जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। गौरांग, आपकी राय? अभी अनुज ने आई थिंक
बात की एसबीआई की और आईसीआईसीआई बैंक की, ये कॉम्बिनेशन हमेशा हिस्टोरिकली इन द एब्सेंस ऑफ एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करता है, तो निफ्टी बैंक को एक पुश मिलता है। एक पीएसयू लीडर है, आपका इन दोनों बैंक्स पे टेक क्या है? और फ्रेंकली स्पीकिंग आईसीआईसीआई बैंक ने अभी तक लास्ट 1-1.5 महीने में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं किया। आपका सेंस बैंकों में चुनाव को लेकर इस वक्त क्या है? स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना फिर से अनिवार्य होगा वीरेंद्र। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इसके साथ साथ कैनरा बैंक, इसके अलावा कुछ और बैंक है, लेकिन मैं अपने आप को यहीं तक ही सीमित रखूंगा। और ये परिवर्तन, तब्दीलियां होती रहती है, पटरियां बदलती रहती है, स्टेशन बदलते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि की अगर आप हम बात करें तो पहले तो हमने 2 साल से यही बात कर रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, निजी क्षेत्र की बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक पे लोन बुक ग्रोथ जो आपको देखने मिलेगी आने वाले सालों में, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सहारा देगी आपके मार्जिन्स ग्रोथ करने के लिए और आपके शुद्ध मुनाफा बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ आपके ग्रॉस और नेट एनपीए मार्जिन नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है। इंटरेस्ट ब्याज दरों को लेकर के आप देखें तो शायद अक्टूबर में या उसके बाद आपको ब्याज दरों में कटौती आती हुई नजर आएगी, अगर महंगाई दर ज्यादा हमें परेशान नहीं करती है तो। ये पूरे समीकरण में अगर आप मुझे पूछे तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि मजबूत सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र की बैंक्स और कुछ मजबूत एनबीएफसीज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। बढ़िया ग्रोथ देखने मिलेगा आपको आने से। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब 4 का चौका का आपको सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस से, उसके बाद राजेश सतपुते से एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड लेंगे, प्रशांत सावंत से चार्ट का चमत्कार और गौरांग शाह से मिड कैप फंडा। ये चारों ट्रेड्स आपके लिए। मानस, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मानस का फ्रेम फ्रीज हो गया, तो मानस आ रहे हैं आपके पास 1 मिनट में वापस। एफएनओ सुपरस्टार डिस्कस कर लेते हैं राजेश सतपुते के साथ। राजेश जी। अभी जी देखिए, ओवरऑल बाजार का टेक्सचर अगर आप देखें तो मुझे लगता है एक फार्मा है, लो बीटा पे थोड़ा फोकस होगा, तो सिप्ला ही मेरी नजर पे है, क्योंकि सिप्ला में जिस तरह से रिवर्सल है अपने 100 डीएमए से, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी डिप मिले इसमें सिप्ला बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा सिप्ला का वो रहेगा 1375 का, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट है अनुज जी, मुझे लगता है 1435, ये इसका पहला टारगेट होगा। 1435 निकले तो ऊपर के और टारगेट अनफोल्ड हो जाएंगे, तो सिप्ला लुक्स गुड इन अ वोलेटाइल मार्केट लाइक दिस। ओके, अब चलते हैं 4 के चमत्कार पिक करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, एमएनएम ने 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी टिप ली है और यहाँ पे 2045 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के हम 2110 2115 यानी 2115 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका व्यू है इस वक्त एमएनएम पर। चलिए अब एक काम करते हैं, सस्ता ऑप्शन पिक करते हैं मानस जी से। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए वीरेंद्र जी, हिंडाल्को के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 30 मई का जो ऑप्शन है 630 का एट द मनी कॉल ऑप्शन 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये हिंडाल्को का ऑप्शन लीजिए, ध्यान रखिए मई के ऑप्शंस की बात हो रही है अब यहाँ पर। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा क्या होगा? अनुज जी, दक्षिण भारत स्थापित एक कंपनी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको हमने पसंद किया है। ये कंपनी स्टेबलाइजर्स, केबल्स, वायर्स, यूपीएस, पंप्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है। एक समय था जब इनका जो कार्य था, जो नेटवर्क था, वो दक्षिण भारत तक ही सीमित था, लेकिन कुछ सालों पहले इन्होंने अपने नक्शे कदम पूर्ण भारतवर्ष में बढ़ाने का प्रयास किया और काफी सफलतापूर्वक वो प्रयास हुआ और बेहतरीन तरीके से कंपनी की री-रेटिंग हुई है। जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है इन सब उपकरणों की जो कंपनी बनाती है, उसको ध्यान में, और आने वाले समय में कुछ और भी नए अप्लायंसेस, उपकरण ये जोड़ेंगे अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक के रूप में एक साधारण सा लक्ष्यांक अगर हम पूछते तो 400 रुपए तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। नतीजे अच्छा है तो लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।
ओके वीक आर 342.40 पे आके ट्रेड करता हुआ बाय है। और जरा वीक आर के एक बार चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे। और मतलब ऑलमोस्ट ये मतलब पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वाइट गुड सेगमेंट में और इनके जो स्टेबलाइजर सेगमेंट है उसमें एक अच्छी डिमांड रही है। स्टॉक ने अच्छा भी किया है। आपकी स्क्रीन पे 4 प्रकार के ट्रेड्स आए यहाँ पे। मिड कैप फंड गौरांग जी का, सस्ता ऑप्शन मानस जी का था, एफएनएस सुपरस्टार राजेश सतपुते जी का और 4 का चमत्कार प्रशांत सावंत जी के वजह से आया। पहला ट्रेड पिक किया हमने मानस का हिंडाल्को का और 6:30 की कॉल फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 40 ऑन द हाई साइड। राजेश सतपुते जी ने आज का जो एफएनएस सुपरस्टार दिया उन्होंने पिक किया उसमें सिप्ला फ्यूचर्स सुबह से काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। 1420 का लक्ष्य यहाँ पे है। प्रशांत सावंत जी ने जो अभी ट्रेड पिक किया उसमें एमएनएम फ्यूचर्स बाय करना है 21.10 के लक्ष्य के लिए। और गौरांग जी ने अभी वी गार्ड एंटरप्राइजेस को पिक किया। निफ्टी सेटल होता हुआ अब करीब 22,400 की ट्रैजेक्टरी में। बैंक निफ्टी 48,167। अनुज एक बार जरा दीपक फर्टिलाइजर्स को देखिए। और हम जो वो फर्टिलाइजर की बात पिछले 10-1 दिन से कर रहे हैं, दीपक, नवीन, टाटा केमिकल, यूपीएल, अब धीरे धीरे टेंडेंसी कहते हैं अनुज, पहले 10 डे कोरी गिन करना 20 और फाइनली आज दीपक फर्टिलाइजर्स अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज अनुज। और ये ऑलमोस्ट हो रहा है करीब करीब जनवरी फर्स्ट वीक के बाद। तो शायद एक कंसेंसस बन रहा है या फिर एक धारणा बन रही है केमिकल्स को पिक करने की। बाइंग आ रही है इस स्पेस में अब। आज सुबह सुबह आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर्स भी पहला कॉल गया था चैनल पर और यहाँ पर एक क्लियर कट मोमेंटम है और शानदार है ये, क्योंकि जिस तरीके से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं, नॉर्मली जो पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं ना वीरू, वो इलेक्शन से करीब 1 महीने पहले से मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी हो सकता है कि और 5-6 दिन के बाद उनमें भी एक और सेकेंड राउंड ऑफ मूव आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये फिर मार्केट फिर बेट करना शुरू करती है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद शायद कुछ स्टेप्स होंगे जो लिए जाएंगे इस स्पेस में। तो ये एक क्लियर कट एक थोड़ा सा इलेक्शन रिलेटेड प्ले है इसकी वजह से, लेकिन मोमेंटम तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर स्पेस में। आई थिंक इसमें एक बास्केट अप्रोच अब काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि अब आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक किस दिन चलेगा। तो इसके लिए एक बास्केट अप्रोच मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी बेटर रहेगी। जहाँ बास्केट अप्रोच दीपक फर्टिलाइजर। और एक बार नवीन भी स्क्रीन पे लेके आइएगा। मानस से आज मैं सुबह सुबह डिस्कशन भी कर रहा था। नवीन ने कल क्या किया था, नवीन ने कल 100 डे अपना जो एक्सपोनेंशियल में का जोन था उसको पार किया था और 3298 अभी। आज हालांकि इस पर रिवर्सल है, लेकिन मानस अब इसको चेस तो नहीं कर सकते दीपक फर्टिलाइजर को, बट ये क्या पोजीशन दे रहा है आपको हायर लेवल्स पे? तो देखिए नवीन फ्लोरिंग की आपने बात की, राइट? मैं दीपक फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ। नवीन में आज रिवर्सल है। जी बिल्कुल। तो देखिए नवीन ने डेफिनेटली रिवर्सल दिया है। हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर में तो क्लियर कट ब्रेकआउट है। काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स है। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर 12% ऊपर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो वो अपनी पोजीशन में बने रह सकता है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पोजीशनल बेसिस पे 670 के आसपास का होगा। तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 590 रुपए के नीचे कर लें। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चंदन भी जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार उनकी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट का प्रीव्यूज करेंगे। चंदन गुड आफ्टरनून। चंदन आपके पिक? गुड आफ्टरनून। देखिए मेरा फोकस डिफेंस के बाद में मेटल काउंटर पे रहेगा अब, और मेरा ट्रेड रहेगा बाय ऑन हिंडाल्को। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और लगभग पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेटिव मूव के बाद में यहाँ पे अप मूव बना है। पहले ये 625 पे हर्डल लेता था और अब जो हायर बेस है वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि नया मूव बनना चाहिए। तो 621 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 654 तक का टारगेट बनना चाहिए। ओके हिंडाल्को आज सेकंड कॉल हिंडाल्को के ऊपर इस समय, तो अच्छा मोमेंटम इस समय हिंडाल्को में। अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि बड़ा दिन है कल। निफ्टी की 4 कंपनियां नेस्ले, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा के नंबर्स आएंगे। साथ ही एसीसी समेत वायदा के 6 कंपनियों के नंबर्स पर नजर रहेगी। तो हमने थोड़ा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी तो पिक एंड चूज किया है। तो नेस्ले, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और एसीसी, ये 4 कंपनियां हमने सेलेक्ट करी है जहां पर हम नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। सुमित जुड़ गए हमारे साथ। सुमित गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? तो वही मैं अभी इतनी बड़ी सूची है और इतने अच्छे अच्छे नाम है, तो सोचना पड़ रहा है कौन सा स्टॉक को पहले चुनना है कौन सा बाद में। लेकिन शुरुआत करता हूँ बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि एक बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस है।
तो यहाँ उम्मीदें भी काफ़ी लगा के चला जा रहा है। दरअसल बजाज फाइनेंस के Q4 के जो अपडेट है वो पहले ही हम आ चुके हैं, तो पहले Q4 के अपडेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पे इनके नए लोन की ग्रोथ 4% के आसपास बढ़ी थी और इन्होंने जो न्यू लोन्स की ग्रोथ की Q-on-Q ग्रोथ थी वो पिछली बार की ग्रोथ के सामने डी ग्रोथ की बातचीत लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। 35% के आसपास की डिपॉजिट बुक्स बढ़ने की बातचीत FY24 में है और AUM करीब 19,400 करोड़ रुपए के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इस क्वार्टर में बढ़ने की बातचीत कर चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी ऑन पेपर आ चुकी है, जो बजाज पहले डिटेल में बता चुका है। अब अनुमान लगाया जा रहा है करीब 8,098 करोड़ रुपए के आसपास का NII रहेगा, जो कि 6255 करोड़ रुपए के सामने आएगा। प्री प्रोविजनल प्रॉफिट करीब 6519 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 5119 करोड़ रुपए के सामने आएगा और मुनाफा करीब 3861 करोड़, जो कि 3100 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 22% की बढ़त यहाँ पर रहने का अनुमान है। AUM ग्रोथ 35% जो ऑलरेडी मेंशन की हुई है उन्होंने YOY बेसिस पे 7% के आसपास Q-on-Q बेसिस पर AUM ग्रोथ रहने का अनुमान है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे Q-on-Q बेसिस पे करीब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास और क्रेडिट कॉस्ट रफली 5 बेसिस पॉइंट के आसपास टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक अनुमान मार्केट एस्टिमेट करके चल रहा है इस क्वार्टर के लिए एटलीस्ट, लेकिन बजाज फाइनेंस क्योंकि लार्जली ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर रहा है, तो देखते हैं नंबर्स कैसे रहते हैं, लेकिन Q4 अपडेट उनके थोड़े बेटर साइड पे थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नंबर आने वाला है उसकी अगर बात करें तो वो है टेक महिंद्रा का, क्योंकि IT स्पेस में नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन टेक महिंद्रा के केस में जो डॉलर रेवेन्यू है वो करीब 159 करोड़ डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है, 157 करोड़ डॉलर के सामने। रुपी रेवेन्यू 13,500 करोड़ रफली 13,100 करोड़ रुपए के सामने। एबिट फ्रंट पर भी 900 करोड़ के सामने करीब 1100 करोड़ का एबिट रहेगा और मार्जिन भी 7% से बढ़ के 8.5% इस तिमाही में रहने का अनुमान है। 900 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर रहेगा 524 करोड़ रुपए के सामने। तो एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट इनको Q-on-Q बेसिस पे मिलेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे और बहुत स्टीप वीक थे, तो इसीलिए बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट भी किया था उस टाइम पर, लेकिन इस बार लो बेस के सामने नंबर अच्छा आने का अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ म्यूटेड रहेगी, 1% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इनके दोनों वर्टिकल CME और एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा कामकाज करके जाएंगे नहीं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि लास्ट क्वार्टर में सैलरी का जो हेड था वो बहुत बड़ा था, इस बार सैलरी हेड थोड़ा छोटा होगा, तो उसकी वजह से शायद नंबर थोड़े से पिकअप करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं मार्जिन फ्रंट पर, तो वो पार्ट को आप जरूर नजर बना कर रखेंगे। लेकिन कमेंट्री क्रूशियल है और नई मैनेजमेंट की जो डिटेल्स हैं उसको लेकर ही बाजार नजर रखेगा। इसके अलावा नेस्ले ये तीसरा नाम है, एडजस्टमेंट के बाद ये कंपनी के पहले नंबर आ रहे हैं। रेवेन्यू 7-7.5% बढ़ने का अनुमान, 5180 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। एबिटा फ्रंट पे 15% के आसपास की बढ़त, मार्जिन 24% 22% के सामने आएगा और मुनाफे फ्रंट पे 850 करोड़ का एक नंबर रहेगा, 736 करोड़ रुपए के सामने ये मुनाफा आने का अनुमान है। करीब 4 से लेकर 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8% के आसपास रहने का अनुमान। मार्जिन इनके Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से ग्रॉस मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोकोआ और कॉफ़ी प्राइसेस जो हैं थोड़े शूट अप करके गए हैं और बहुत सारी चीज़ें इनसे कॉल में पूछी जाएंगी, स्पेशली इनके शुगर वाले रीसेंट इशू को लेकर किस तरह की डिटेल आती हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो कि कमेंट्री में डिस्कस होते हुए दिखाई पड़ेंगी। एंड लास्टली ACC के नंबर, ACC केस में जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है नंबर्स के लिहाज से, उसमें करीब कोटक का अनुमान है कि बिक्री 5100 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी, 481 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा रहेगा। मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, 16.5% के आसपास आएंगे और EBITDA भी करीब डबल होगा, 466 करोड़ से 800 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। लेकिन Q-on-Q बेसिस पर इनके नंबर्स में एक ड्रॉप आएगा, YOY अच्छे, Q-on-Q वीक, रियलाइजेशन टूटेंगे Q-on-Q बेसिस पर, तो प्राइसिंग का प्रेशर इनको इम्पैक्ट करके जाएगा और साथ साथ EBITDA पर टन जो है या कॉस्ट पर टन जो है वो 2.3% के आसपास टूटने का अनुमान है Q-on-Q बेसिस पर। तो नंबर सीक्वेंशियली वीक होंगे, लेकिन YOY बेसिस पे एक अच्छे नंबर का अनुमान आप ACC में लगा के चल सकते हैं। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे ACC की बात हुई, नेस्ले की बात हुई, टेक महिंद्रा की बात हुई। अब टेक महिंद्रा और ACC को छोड़ते हैं क्योंकि बात बहुत हो चुकी है इन स्टॉक्स पे। ACC अभी बात कर रहे थे हम। टेक महिंद्रा पे IT का हाल ही बुरा है, 250 पॉइंट नीचे ऑलरेडी निफ्टी IT ट्रेड कर रहा है एंड निफ्टी IT पिछला ये पूरा हफ्ता 200 डे एक्सपोनेंशियल में गिरज के नीचे निकाल दिया। पर बजाज फाइनेंस गौरांग बीता एक महीना NBFCs में नाम रहा अंडर द इम्प्रेशन ऑफ आई थिंक गोल्ड प्राइसेस, वो था मुथूट और मन्नापुरम और कुछ गोल्ड फाइनेंस बैंक्स जिनका सब्सटेंशियल डिविडेंड आता है वहाँ से। हालांकि बजाज फाइनेंस ने लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक लिया, 6200 से करीब 7200 पे आया, बट ये अपनी इस आई थिंक रीसेंट टाइम की बीते 6-7 महीने की मिड ट्रेजेक्ट्री में है। आप लोगों की चॉइस ऑफ NBFCs में इस वक्त बजाज फाइनेंस कहाँ अपीयर हो रहा है और आपका व्यू इस पर?
आज गौरांग जी ने भी वो वाला बटन दबाया जिसे बोलते हैं म्यूट। गौरांग जी, वो उसे अनम्यूट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, ये बटन मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अदाकारी निभाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें होती है जो ऑनर नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग कभी कभी कर लेता हूँ। तो हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर आता है वीरेंद्र। 8,600 के लक्ष्यांक निर्धारित हमने किए हैं बजाज फाइनेंस पर। दिक्कतें सिर्फ इतनी मात्रा नहीं थी, आरबीआई का तरफ से जो अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के मार्जिन में इजाफे हुए थे, उसके कारण कुछ एनबीएफसी को भी उसका मुआवजा या जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था, नकारात्मक परिस्थिति, वो झेलना पड़ा था। लेकिन जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था अनुज भाई से, जैसे मैं बात कर रहा था कि वित्तीय क्षेत्र को लेकर के हम तो काफी उत्साहित है। बजाज फाइनेंस के साथ साथ एक कंपनी जो पिछले 2 दिनों से चर्चा में थी, एमएनएम फाइनेंस, जो 150 करोड़ के आसपास का कुछ गपला हुआ है, वहां पर भी खरीदारी की रहा है। एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, ये कुछ बाकी अन्य नाम है जो मुझे याद आ रहा है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, मीनवाइल एक बार जरा आप वापस बैंक निफ्टी लेकर आइए और फिर निफ्टी, फिर हम एक बार 48,200 की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी पर 22,414 इस समय वापस थोड़ा सा एक पिकअप जरूर आया है वापस। एक बार एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। एचडीएफसी बैंक देखते हैं इंटरडे में कुछ मूव, कुछ खास नहीं। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक देखते हैं एक्चुअली। आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब डे हाई पर, लेकिन कोटक में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। कोटक इस समय अब डे हाई के काफ़ी करीब 0.2% ऊपर। देखते हैं अब इस बार हम ये 48,300 350 निकाल पाते हैं नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत का तो कारण यहाँ पर बन ही रहा है। चलिए अब मार्केट के बड़े ट्रेंड और नए मौकों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ से शुरुआत करें? चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, क्योंकि कल इसके एफपीओ की लिस्टिंग, आज ऑलरेडी कुछ स्मार्ट लोगों ने शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, ये सोच कर कि शायद आज ही आ जाए। थोड़ा रिस्की होती है वो स्ट्रैटेजी, लेकिन आपका क्या व्यू रहेगा अब इस एफपीओ पर और इसकी लिस्टिंग के बाद वोडाफोन आइडिया पर? गुड आफ्टरनून अनुज। सो पहले तो डिस्क्लेमर कि इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरे पोर्टफोलियो में इसका समावेश है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म पे वो करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये जो एफपीओ को लेके जो उथल पुथल हुई है, ये जो एक अपॉर्चुनिटी बनी थी कि आप एफपीओ में सस्ते में अप्लाई करके ले लें और मार्केट में बेच दें, ये कभी कभार होती है चीजें, क्योंकि एफपीओ हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनियों के आते नहीं है। हो ये रहा है कि वोडाफोन का इस एफपीओ के बाद जिस टाइप का रिस्पांस मिला है, 18,000 करोड़ इन्होंने जुटाए, 2,000 करोड़ 700 2,400 कुछ प्रमोटर्स ने डाले, बैंक से इनको लोन करीब 10-15,000 करोड़ का और मिल जाएगा। तो ये जो 30-35,000 करोड़ जो बटोरेंगे, ये इससे एक जो बैंक्रप्सी रिस्क था वो आपका दूर हो गया कि भाई वोडाफोन बंद होने की जो बार बार अटकलें लगती थी, वो नजदीक आ जाता था, एक संभावना बनने लगती थी, वो अब नहीं होगी। होगा ये कि इनको जो पैसा आएगा ये थोड़ा बहुत एक्सपेंशन के लिए करेंगे। ऑफ कोर्स कर्जा अभी भी बहुत है, लेकिन वो एजीआर ड्यूज और वो सब जो सरकारी स्टैट्यूटरी ड्यूज की तरफ से, उसमें हो सकता है सरकार का रुख थोड़ा सा अभी भी सॉफ्ट रहे, ताकि इसको सर्वाइव करने, हेल्दीली ग्रो करने का एक मौका और मिले। मेरे हिसाब से अनुज, ये कंपनी टर्न अराउंड आपको इसमें होते हुए दिखेगा इसके बिजनेस में। अब स्टॉक में वो कितनी जल्दी झलकता है ये कहना बहुत मुश्किल है टाइमिंग वाइज, बट मेरे हिसाब से आपको बिजनेस डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए दिखेगा अगले 6-12 महीने में। और उस लिहाज से इतनी बड़ी सेटअप वाली कंपनी को इतनी जल्दी आप उसकी जो वैल्यूएशन अगर देखें, तो कुछ लोगों ने ₹2, ₹4, ₹7 की वैल्यूएशन के अनुमान भी लगाए थे। वो इस लिहाज से लगाए थे कि ये आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद एक उम्मीद बनी है कि बिजनेस वापस से इंप्रूव होगा। कुछ सर्कल्स में फोकस करेंगे, दे विल नॉट ट्राई टू बी पैन इंडिया, ये जियो या भारती से compete नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन के आउटकम के बाद, नतीजों के बाद हो सकता है कि एक टैरिफ हाइक अनाउंस हो जाए। अब वो टैरिफ हाइक अनाउंस होगी तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए, इस कंपनी के लिए बहुत एक लाइफ सेविंग ट्रिगर है वो, क्योंकि रेवेन्यू आपकी बिल्डअप होने लगेगी। जहां इन्होंने अभी भी 4G के क्लाइंट्स को मेंटेन किया हुआ है, सब्सक्राइबर्स को मेंटेन किया हुआ है, उससे इनको आमदनी आने शुरू हो जाएगी और फिर देखी जाएगी 5G का एक्सपेंशन कैसे होता है। बट आई थिंक एक बैंक्रप्सी का रिस्क निकल जाने से, दूर हो जाने की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है।
और जो पार्टिसिपेशन आया है उससे ये लग रहा है कि इनको लोगों का भी ये मानना है इंस्टीट्यूशंस का कि आगे चल के बैलेंस शीट हेल्थ की वजह से ये पीएनएल में भी कहीं ना कहीं झलकना शुरू हो जाएगा इंप्रूवमेंट। सो आई आई बिलीव देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्म करके दिखा सकते। ओके, चलिए ये तो बात हो गई वोडाफोन आइडिया की। अब इस ग्रुप में जो बाकी स्टॉक्स फाइनली चलना शुरू हुए हैं, खैर अल्ट्राटेक तो शुरू से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाकी एबी फैशन, एबी कैपिटल और बाकी के ग्रुप स्टॉक्स हिंडाल्को, ग्रासिम, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? सो आई थिंक एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है इस ग्रुप की वो जाहिर हो रही है। इन्होंने हिंडाल्को को लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, आज एक बहुत न्यूज में है नॉन फेरस मेटल्स में जो तेजी दिख रही है ग्लोबली, वो सप्लाई कम है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, चाहे वो कॉपर की हो, एल्यूमिनियम की हो। तो हिंडाल्को के नतीजे जब आए थे तो 500 रुपए के करीब जब शेयर गिर गया था, इस उससे कि इनको नोवेलिस जो यूएस के बिजनेस में बहुत लागत लग रही थी, उसका इन्होंने ऐलान किया और लोग घबरा गए कि इतना पैसा ये अगर वहां लगा देंगे तो बैलेंस शीट वापस स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो भी पॉजिटिवली उसको समझ आई लोगों को कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डिमांड सिनेरियो ऐसा है। ये अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखिए मारवाड़ी ग्रुप है, पैसा वो सोच समझ के लगाते हैं, चाहे वो वोडाफोन में हो, चाहे वो अल्ट्राटेक में हो, चाहे वो हिंडाल्को में हो, बहुत जल्दबाजी कभी भी नहीं होती और ये बहुत ही समझा और सुलझा हुआ ग्रुप है, तो उनका कैपिटल एलोकेशन कभी भी संदेहजनक रहा भी नहीं है। बट माई सेंस इज हिंडाल्को जैसे बिजनेसेस में टर्न अराउंड आपको जो दिख रहा है, जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। अल्ट्राटेक डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन अनुज महंगा हो गया। आपको तो पता है अल्ट्राटेक में 4000 के भाव से 2.5 साल पहले से बोल रहा हूँ कि ये ग्लोबल लीडर, नेशनल लीडर है, कैपेसिटीज इसकी अच्छी है, एफिशिएंसी बहुत है, लेकिन अब थोड़ा सा वैल्यूएशन इस सारी सेक्टर का जो है वो मेरे हिसाब से स्ट्रेच होता जा रहा है। सो इस समूह में अगर देखें तो एक सेंचुरी टेक्सटाइल एक है जो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट प्ले ज्यादा है, टेक्सटाइल सब नाम में है, लेकिन वहां पे आपको हो सकता है कि एक थोड़ी सी अपसाइड अभी भी कैप्चर होनी बाकी है। और रियल एस्टेट साइकिल जिस प्रकार का चल रहा है, खास करके जो जो हाई एंड रियल एस्टेट वाला है, वहां पे आपको एक इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिख सकता है। बट बाकी छोटी जो कंपनीज है, एबी फैशंस है, उसमें अपना डीमर्जर की एक अलग कहानी बनती हुई समझ आ रही है और हो सकता है फाइनली वो जो इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख पाए थे इतने सालों में, जो बाकी रिटेलर्स में दिख चुका है, चाहे वो ट्रेंड हो, शॉपर स्टॉप हो, वो चीज अब आपको इसमें भी हासिल होते हुए दिखेगी। लेकिन इट्स टू अर्ली, आई वुड नॉट से उसकी वजह से पैसा लगाना चाहिए, बट एटलीस्ट शुरुआत हो गई है उस इम्प्रूवमेंट। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कोई केमिकल स्टॉक लिया या फिर क्लाइंट्स को सजेस्ट किया आपने इस वक्त? विनोद नमस्कार। सो केमिकल में जो टर्न अराउंड है ना, वो बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टली ग्रेजुअली होता हुआ दिख रहा है। होगा ये कि जब तक आंकड़ों में पूरी तरह से झलकना शुरू नहीं होगा, मास मोबिलाइज मतलब इसके अंदर मास एक्टिविटी, रिटेल एक्टिविटी इतनी आएगी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप मैनेजमेंट को सुनिए या जो बयान आए हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, तो उसमें मुझे लगता है अभी भी एग्रो केमिकल्स में स्ट्रेस है, लेकिन बाकी जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी है, या हम लोग की कंपनीज की स्केल आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप टाटा केमिकल्स को लीजिए। अब टाटा केमिकल्स जो काम करते हैं वो है तो बड़ा सिंपल सा, कोई कुछ उसमें हो नहीं। कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश की जो साइकिल है वो अभी जाके थोड़ी सी फेवरेबल होना शुरू हुई है पिछले एक क्वार्टर से एक्चुअली, और रेट्स इंप्रूव होते हैं। बट टाटा केमिकल्स की जो क्षमता है उसके सामने अगर आप इसको कंपनी का वो देखें, वैल्यूएशन देखें, तो इतना बुरा नहीं है कि आप इसको टाटा की कंपनी को 10-11 के पी पे ट्रेड करें। तो देयर इज ऑफ कोर्स टाटा सन्स के आईपीओ को लेके एक बीच में उछाल आया था, लोगों को लगा कि ये चलते रहेगा, ये ऐसा सब नहीं होगा। बट फंडामेंटली मुझे लगता है इट इज अंडर वैल्यू। और यहाँ पे जो ट्रिगर्स है, जो बैटरी फ्लूइड के बनाने में जो इनकी क्षमता बन सकती है, जिसको सोडा लाई बोलते हैं, वो काम जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी कमर्शियल स्केल आती जाएगी, आपको इसमें बहुत बढ़िया एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टाटा केमिकल्स। अगर उसमें देखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, बट यही चीज आपको आप एक्सटेंड करें तो कई छोटी छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में भी दिखेगी जिनका स्पेशलिटी केमिकल्स का पोर्टफोलियो थोड़ा सा मजबूत है। तो वो उन पर नजर रखें, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, कितनी तेज रफ्तार से होते हैं उससे डिपेंड करेगा। और मार्केट हमेशा उसको पहले डिस्काउंट करेगा। अगर इंप्रूवमेंट समझ आने लगा तो पहले ही आप उसको, बिजनेस में 20% इंप्रूवमेंट अगर साल का है तो स्टॉक में 20% एक क्वार्टर में आ जाएगा, साल की वेट कोई नहीं करेगा। सो देयर कुड बी सम सरप्राइजेस, बट थोड़ी देर शायद एक आध क्वार्टर के नंबर्स की अभी भी लोगों को वो है, चेष्टा है कि देख के फिर किया जाए।
अच्छा सर, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, नतीजे चुनाव के नज़दीक हैं, तो एक चीज़ और नज़दीक खड़ी हुई है, वो है मॉनसून और बजट। ये सरकार का फुल फ्लैज बजट होगा, नवनिर्वाचित सरकार का। मैं एग्जैक्टली जिस सेक्टर को लेकर भूमिका निभा रहा हूँ उसमें आपकी फाइंडिंग बहुत अच्छी अच्छी रही हैं। एग्री और आई थिंक फर्टिलाइजर, इस स्पेस में कोई स्टॉक अभी मार्क किया है लोअर लेवल्स पे आपने? एक इंटरेस्टिंग चीज जो समझ आ रही है कि इस बार जो सरकार का बजट आएगा या जो इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रूरल इकोनॉमी के लिए जो फोकस करे, उसमें मैं एग्री से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, क्योंकि एग्री में अभी तक कोई इस टाइप की पाथ ब्रेकिंग चीज आए ऐसी अभी तक ऐसा कोई अंदेशा आया नहीं है। बट फर्टिलाइजर स्पेस में ऑफ कोर्स इनपुट साइड इंप्रूव होने की वजह से, गैस की सप्लाई इंप्रूव होने की वजह से आपके जितने भी गैस बेस्ड फर्टिलाइजर हैं जो नाफ्ता का यूसेज करते हैं यूरिया कन्वर्ट करने में, और आपने देखा है यूरिया में हमने इंपोर्ट करते थे उससे बिल आधा कर दिया है। तो ये जो क्षमता हमारी बनी है ये बहुत ग्रेजुअली बनी है, इसका एहसास अभी तक हुआ नहीं है लोगों को कि हम जितना पहले इंपोर्ट करते थे 142 मिलियन टन आता था, उसकी जगह 71 हो गया। तो ये इतना डिस्टिंक्ट चेंज जो आया है उसका आपको बैलेंस शीट्स पे असर आप दिखेगा। स्टील में जैसे था कि हम स्टील पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो आत्मनिर्भरता का साइकिल है फर्टिलाइजर में बहुत ही बखूबी से वो आपको दिखेगा। बट एक आध इसमें आप देखिए, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक फर्टिलाइजर में प्रमोटर बाइंग इतनी खासी हुई है, आप यहाँ से देखें 530 535 के करीब मेरे हिसाब से आना शुरू हुआ था इंडिकेशन, अब वो आज 600 के ऊपर निकल गई ये चीज। वो इसलिए हो रही है कि बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है। सो आई थिंक दीपक इज वन ऑफ द बेस्ट। दीपक फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, नाइट्राइट की बात नहीं कर रहा। तो एक इसको आप देखें। दूसरा, जो बजट को लेके या इलेक्शन के बाद सरकार का जो नया जो नई नीतियां आएंगी और उसमें से अगर कुछ लेना है तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए वीरू, आई थिंक गैस विल सरप्राइज द मार्केट। मैं कई टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी, इस टाइप की कंपनीज हैं। अब आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वालों में आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट्स दिखेंगी। उसमें कुछ कंपनीज हैं जो पाइप्स बनाती हैं, जो वॉल्व्स बनाती हैं, कंप्रेसर्स बनाती हैं, तो मतलब वैल्यू चेन काफी बड़ी है। तो उसमें अगर आप थोड़ी बहुत खोजबीन करें तो वहां पे आपको दिखना शुरू होगा कि ऑर्डर बुक्स कैसे बढ़ सकती है। आप आज हमारे शहरों में जो गैस मिल रही है वो बहुत ही गिनती के कुछ चुनिंदा शहरों में मिल रही है। यही चीज अगर हर शहर में आ गई तो आप सोच सकते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी साइज कितनी है। तो मेरे हिसाब से गैस विल प्रोबब्ली बी द बिग सरप्राइज। अगले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, अगले 3-5 साल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। और अभी भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 140-150 पे डिस्कस किया, 200 हो गया, फिर भी वैल्यूएशन के तौर पे मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें या अर्निंग्स देखें या जो डिविडेंड पे आउट्स इसका होते हैं वो देखें, हर मायने में ये बहुत ही मजबूत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। बैंक निफ्टी अब डे हाई के काफ़ी करीब आया, लेकिन निफ्टी अभी भी डे हाई से काफ़ी दूर है। बहुत इंटरेस्टिंग। निफ्टी देखिए आप, निफ्टी डे हाई के करीब भी नहीं है, निफ्टी बैंक लेकिन डे हाई के काफ़ी करीब है, और उसका कारण है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। टीसीएस ने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, निफ्टी आईटी सिंक हुआ है बुरी तरीके से, और टीसीएस देखिए, टीसीएस अब 3832 पर। प्रकाश, ऐसा क्या हुआ टीसीएस में? नंबर्स ठीक ठाक थे, कुछ खराब नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि स्टॉक में पहले से कोई प्री पोजिशनिंग हो गई थी, बल्कि प्रमोटर्स ने थोड़ा बेचा था तो उल्टा और थोड़ा सा डाउन ही था, लेकिन रिकवरी नहीं हो रहा है टीसीएस, ऐसा क्यों? हेलो, इंटरेस्टिंग जी क्या हो रहा है? देखिए टीसीएस में तो इनफैक्ट मार्जिन इंप्रूव है, 23.6 की करीब, 25.6 की जगह 26 या कुछ इस टाइप के 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट भी मुझे याद है था। वो ये रहा है कि मार्केट को जो उम्मीद है कि इसके बाद जो बड़े ट्रिगर्स हैं वो आपके हायरिंग से निकलेंगे, हायरिंग का इंडिकेशन कुछ होगा, लेकिन जिस हिसाब से टीसीएस अपनी हायरिंग को अभी भी कर्टेल करने की उसमें लगा है कि भाई आप घर ऑफिस नहीं आएंगे अगर 60% से नीचे अटेंडेंस में बोनस नहीं मिलेगा। तो इस वो क्या रहा है कि ये जो ट्रांजिशन है वर्क फ्रॉम होम से वापस ऑफिस में लाके काम करना, यूटिलाइजेशन बढ़ाना, बेंच की स्ट्रेंथ को एफिशिएंटली यूज करना, ये सब चीजों में अभी भी मार्केट को ये कन्विक्शन नहीं आ रहा कि ग्रोथ आ पाएगा। ग्रोथ इन द सेंस मार्जिन या रेवेन्यू तो आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होगी। यही चीज इन्फोसिस के नंबर्स में आई, प्रॉफिटेबल ही नहीं हो रहा है। सो मुझे ये लग रहा है कि जब तक कि ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग सिनेरियो चेंज नहीं होता, इन सारी कंपनीज पे दबाव रहेगा। जो बहुत नीश एरियाज हैं, चाहे वो साइंट हो गया या परसिस्टेंट हो गया, इस टाइप की कंपनीज में आपको फिर भी थोड़ी बहुत
एक एक एक्साइटमेंट दिखेगी कि वो एक नीश एरिया में है, वो अपना काम अच्छी तरह करके प्राइसिंग पावर मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। जब तक ये कंसर्न एड्रेस नहीं होता, और बाय रोटेशन अगर आप देखें तो आई थिंक बैंक्स आर स्टिल अंडर प्लेइंग। बैंक्स में अभी फार मोर वो जिसको कहते हैं ना मोमेंटम गैप है, वो अभी तक आया नहीं है। और जब तक बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक वो बैंक्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज की वेट करता रहेगा मार्केट। हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है और बैंक्स ऊपर आ जाते हैं। आप एसबीआई का देख लीजिए या आप एचडीएफसी को देख लीजिए, चाहे वो फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट इज हंग्री फॉर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स। तो वो बैंक में थोड़ा सा मुझे लगता है अभी ओनरशिप का वो एफिनिटी टू ओन बोलते हैं ना, वो ज्यादा है कि भाई हम इसको ज्यादा लेना चाहते हैं रादर देन आईटी में कोई इस टाइप की ग्लोबल सेटअप में कोई इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं दिखी। ओके प्रकाश, एक स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, यूनाइटेड ब्रूरीज, क्या फाइनली मैनेजमेंट चेंज का एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है? स्टॉक में अच्छा मोमेंटम इस समय। ओह एब्सोल्युटली, आई थिंक ये स्पेस देखिए आप, जिस हिसाब से ये स्पेस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है हिंदुस्तान में, और आपने देखा है कि इसमें कई छोटी कंपनीज हैं जो मार्केट शेयर गेन कर गई और इतनी ग्रो हो गई, जबकि ये सबसे बड़ा जो लीडर था ये ट्रांजिशन के चक्कर में, मतलब आज यूनाइटेड ब्रूरीज को आप किस चीज से एसोसिएट करते हैं? आप किंगफिशर से एसोसिएट करते हैं, हाइनिकन से करते हैं, यही नहीं समझ आता था लोग। लेकिन अब डिस्टिंक्टली उस पे एक हाइनिकन की छाप है, उनके यूरोपियन कल्चर का आपको मतलब एक झलक बहुत डिस्टिंक्टली दिख रही है। जो इस पैटर्न से ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई लोकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके, जो बहुत इंडिया के टॉप 10 में डिस्ट्रीब्यूशन में गोवा के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फीचर करते हैं। और उनसे ये समझ आई है कि कंपनी की पॉलिसी बहुत मार्जिन एक्रेटिव है, कि भाई आप ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा बिगाड़ने के उसमें नहीं लगेगी, सिर्फ आप रेवेन्यू दिखा दो हमको, हम खुश हो जाते हैं। अब इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना है, हाई मार्जिन बिजनेसेस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। सो ये सारा इंप्रूवमेंट को टाइम लगा, लेकिन आई थिंक जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में हुआ है अनुज, जो 700 से 1100 1150 की जो पूछ हुई है, यही चीज आपको यूबीएल में भी मुझे लगता है दिखेगी। यहाँ से अच्छी खासी 30-35% की एक अपसाइड जो है। ऑफकोर्स सीजनली भी बहुत अच्छे क्वार्टर्स रहते हैं, जैन फेब मार्च अच्छा है, अप्रैल में जून भी अच्छा रहता है, तो ये 2 क्वार्टर्स के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरली आई थिंक इट इज शिफ्टिंग गियर्स जिसको कहते हैं, और उस लिहाज से यहाँ से अच्छी खासी 25-30% की अपसाइड अभी भी बन जाती है। अच्छा प्रकाश सर, ये कूलिंग सेगमेंट में या फिर मैं वाइट गुड सेगमेंट और एसी सेगमेंट में वोल्टास अच्छा मूव दे रहा है, हेवल्स अच्छा मूव दे रहा है, ब्लू स्टार इज एट ऑल टाइम हाई। आपकी शॉपिंग लिस्ट में या फिर प्रेफर्ड एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स की रेंज में ये हैं स्टॉक्स के इस वक्त? बिल्कुल, लेकिन इनको लेने का समय होता है गर्मी आए उससे पहले। गर्मी में होता ये है कि आंकड़े अच्छे आने लगते हैं, मार्केट शेयर की आपको एक बहुत क्लियर छवि सामने आने लगती है, तब तक तो प्राइसेस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके होते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच वहां पे आपको दिखेगा। अब इसका नेक्स्ट साइकिल है जब यहाँ सेल्स थोड़े से स्लो होंगे, और कोई ऐसी न्यूज आई कि तो कहीं ना कहीं कुछ धीमा पड़ना शुरू हुआ है, और हो सकता है उसको 2 क्वार्टर की वेट करनी पड़े आपको, उसके बाद मिलेंगे। बट वोल्टास और ये सब में बहुत क्लियरली समझ आ रहा था कि जिस टाइप का पेनिट्रेशन अब हिंदुस्तान में हो रहा है एयर कंडीशनर्स का, अभी हमारे यहाँ तो मतलब आप ये समझिए कि 10 में से 1 घर में पहले एसी नहीं होता था, अब जाके कहीं ना कहीं आपको 22 घरों में से 1 में दिखना शुरू हुआ है। सो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ जिसको कहते हैं ना कि यूटिलाइजेशन लेवल्स, अपने पेनिट्रेशन लेवल्स अच्छे लेवल उस पर आए मात्रा में, तो बहुत जगह है। लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक्स बढ़े हैं, ये थोड़ा सा हाई एंटिसिपेशन की वजह से बढ़े, तो आई वुड अवॉइड। मुझे पसंद आती है चीजें जो अभी मार्केट को थोड़ी सी मार्केट की नजर जहां पड़ी नहीं है। नजर पड़ने से पहले अगर आप लेंगे तो सस्ते में लेंगे, नजर पड़ने के बाद अगर लेंगे तो इट गेट्स टू लेट। पॉसिबली आखिरी प्रश्न है प्रकाश सर यहाँ पे, और संक्षेप में ही रख सकते हैं आप इसको। कोई एफएमसीजी काउंटर जो कि आप बाय करना चाहते हैं, या फिर डिफेंसेस में, मैं 3 श्रेणी खोल देता हूँ अगर, तो आईटी हो गया, चाहे फार्मा हो गया, चाहे वो एफएमसीजी हो गया, तीनों में से कोई सी भी 1-2 स्क्रिप्ट अगर आपके जहन में आती हो। मैं बिल्कुल संक्षेप में एक ही अगर मैं वो दूंगा नाम, तो वो है आईटीसी।
आज आप आईटीसी देखिए, पिछले पूरे साल में वीरू सिर्फ 5-7% की बढ़त हासिल हुई शायद, मेरे ख्याल से। मैथमेटिकली आई डोंट, पर मैंने जो अनुमान लगा रहा हूँ कि 430 के करीब जो मिल रहा है आपको, एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो बैट का था वो निकल चुका है। इनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत एफएमसीजी में तो है ही है, और बाकी बिजनेसेस जो हैं वो सारे अभी अंडर वैल्यूड है, चाहे होटल्स हो, पेपर हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक रीसेट जब आएगा और जब ईटीएफ का पैसा वापस आना शुरू होगा, एक्टिव फंड्स का वापस होगा, हो सकता है इलेक्शन के आउटकम के बाद हो, तब ये सारी कंपनीज में बहुत तेज रफ्तार आएगी, जो 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 हेवी वेट्स भी हैं और फंडामेंटली बहुत अच्छी चीज ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक आईटीसी का भाव 500 रुपए एंड ऑफ दिस ईयर तक मैं सोचता हूँ हो सकता है, विच इज फॉर मी 22% की अपसाइड जो है इज क्वाइट कंफर्टेबल। तो ये इस टाइप की चीज में ज्यादा वो है, वैल्यू है, रादर देन जो मोमेंटम में आज चीजें पड़ी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मैं थैंक यू। चलिए कल की तैयारी करेंगे अब, पहले डीलिंग रूम चेक। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस रेडार में है, और पावर ग्रिड अगर आप देखेंगे तो हर घंटे में एक आपको मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन शायद इस स्टॉक में आपको लगभग 300 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स के आज रेडार पे है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के बाइंग के चलते। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में से कैनफिन होम्स और रिजल्ट्स जो आने वाले हैं हफ्ते भर में, उसके पहले काफ़ी सारा एचएनआई एक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। डीलर्स के हिसाब से पोजिशनली यहाँ खरीदारी करें। 775 से लेके 785 तक के टारगेट्स उनको लगते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में होने चाहिए। ऑब्वियसली ऑफ डेज हाई है, लेकिन यहाँ एक्यूमुलेशन डीलर्स अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय के लिए डीलिंग रूम से चेक। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी टाइम, उसकी शुरुआत करेंगे। गावा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में एक मूव नजर आता है। पॉसिबल 1842 पे ट्रेड कर रहा है, 1860 एक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होगा 1830 का। तो यस, कोटक महिंद्रा बैंक पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कोटक महिंद्रा बैंक का ये हो गया ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। गावा सर के पेक का मानस आप क्या कैरी कर रहे हैं? अनुज जी एनएमडीसी पे खरीदारी करके जाएंगे। एनएमडीसी के फ्यूचर में खरीदारी करिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो एनएमडीसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 243 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी आपका लॉन्ग है। रुचित, आपके कैरी करेंगे कल के लिए? हमको और खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो एक इंट्राडे हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा था और स्टॉक क्लोजिंग भी उसके ऊपर दे रहा है। सो ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट है, तो आई थिंक अच्छा फॉलो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 960 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए। आई थिंक 1000 रुपए के आसपास के टारगेट्स कल के सेशन में स्टॉक में दिखने चाहिए। ओके, कॉन 87480 पे आपका लॉन्ग कॉल है। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे? वीरेन जी देखिए, मैं गोदरेज सीपी को बाय करके जाऊंगा। जिस तरह से आज यहाँ पे रिवर्सल है, इसका बीटीएसटी टारगेट होगा 1250 और जो लॉन्ग करेंगे उसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1190 का। चंदन, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? बिल्कुल मेरे रेडार पे हिंडाल्को है और उसी को मैं कैरी करने की सलाह दूंगा। हिंडाल्को कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन, मेटल काउंटर में अच्छा खासा मूवमेंट है। 627 के सपोर्ट से 657 के टारगेट के लिए हिंडाल्को कैरी करने की सलाह रहेगी। ओके, एंड फाइनली प्रशांत जी आपका बीटीएसटी ट्रेड। जी अनुज जी, कल जो मेरा बीटीएसटी था एस्कॉर्ट्स, अभी डे हाई पे मैं फिर से इसको बीटीएसटी के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि सारे क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 3215 3215 और टारगेट होगा 3300 का 3300। ओके, एस्कॉट्स 3251 पे लॉन्ग है। इंडिसेस स्क्रीन पे लिखे आइए और हल्का सा इंप्रेशन एक बार जरा जुटा लेते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स का। उसके बाद आएंगे आज इंडेक्स की रणनीति पर, और मेरे ख्याल से डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो ट्रजेक्टरी है इस वक्त वो है करीब फ्लैट 38727 पे। अनुज, आज जो लॉन्ग ट्रेड कैरी करके लाए उन्होंने प्रॉफिट दिया, इंट्राडे में थोड़ा स्विंग मिला, लेकिन एक्सपायरी फैक्टर थोड़ा प्ले करता हुआ इंडेक्स करीब 22,400 पे। यहाँ से अब सबसे डे क्रिटिकल है कल का निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। व्यू क्या रहेगा इंडेक्स पे, क्या करना चाहिए? मेरे थोड़ा सा मैं आज एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली गलत जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट में जो मार्केट ब्रेड्थ है आज की,
और जिस तरीके से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, मुझे लगता है कि आप निफ्टी में फिर कैरी करिए। और देखिए एक चीज़ है, निफ्टी में कैरी करने पे आपका कुशन बढ़ता जा रहा है। आज ठीक है, इंटरडे में आपने बुक किया नहीं किया अपनी तरफ है, लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो 30, 40, 50 पॉइंट सही मिल तो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो लॉन्ग कैरी करें। और एक चीज़ मैं आपको बोलूं, अगर आप अग्रेसिव रिस्क टेकर हैं यहाँ पर, तो आप निफ्टी आईटी में लॉन्ग करने की कोशिश करें। खैर निफ्टी में तो हर डिप पर बाय करें। आईटी स्टॉक्स में समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज गिरावट आई है, कल इसका रिवर्सल होगा, ये पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, क्योंकि आज नैस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी के चांसेस हैं। आज टेस्ला का एक्चुअल रिएक्शन आएगा वहाँ पर, आफ्टर आवर्स का रिएक्शन के बाद का, और देखते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा कॉल हो सकती है, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो कोशिश करें थोड़े से आईटी स्टॉक्स। आई थिंक 2-3 कंपनियों के नंबर्स भी आ रहे हैं। आज एलटीआई माइंट्री के हैं, ओरेकल के हैं, कल टेक महिंद्रा के आने हैं, तो एक शायद ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। स्टॉप लॉस रखें निफ्टी पर 22,320 का, 22,320 का एक स्टॉप लॉस रखें निफ्टी पर। अब ऑब्वियसली एक रिस्क हमेशा रहता है कि क्या गैप डाउन में अगर वो निकल गया तो वैसे चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे उसके, लेकिन स्ट्रैटेजी वही रहेगी, पोजिशनली लॉन्ग कैरी करें और डिप्स पर बाय करें। यही अब तरीका है मार्केट में इस समय, इस करंट मार्केट में। ओके, तो निफ्टी बैंक और एक सेंस निफ्टी आईटी का, मतलब निफ्टी आईटी में आप पुल बैक खेल सकते हैं कंसिडरिंग आई थिंक नैस्डैक के मूव को लेकर। और ट्रेजेक्ट्री हमारी जो क्लोजिंग की है वो अप्रॉक्सीमेटली 22400 की, पर इस क्लोजिंग में दो जो स्टॉक्स जिन्होंने कमाल कर दिया वो थे यूबीएल, यूएसएल। न जाने गौरांग जी ने क्या किया ऐसा कि ये दो स्टॉक चले 2040 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। यूबीएल एट ऑल टाइम हाई, जोरदार मूव यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको ब्रेथ दिखाता हूँ एक बार, ब्रेथ देखते हैं एक बार जरा एक्सपायरी -1 डे पे। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, आपकी स्क्रीन पे ये स्टैट्स आएंगे। और हालांकि अगर आप देखें लॉन्ग्स का जो आंकड़ा होता है वो थोड़ा सा और शार्प होता है, लेकिन आखिरी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग बाजार में आई। और शॉर्टिंग का जो अगर आप कल से कंपेयर करें फिगर, थोड़ा सा अगर आप देखें तो थिन था, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी। 84 अगर आप देखें तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े थे। लॉन्ग 40, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 40 में थी। आइए अब देखते हैं कि करके स्लाइड्स में, और कि आज लॉन्ग कहाँ विजिबल थे। मेरे ख्याल से आज मेटल्स में सेल और लिकर स्पेस में यूबीएल इस बाजी को जीत के ले गए। डिक्सन ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। और जहाँ तक एसीसी का सवाल है, 4% मूव के साथ ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूव लेके क्लोज हुआ। और चंबल फर्टिलाइजर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, एनएमडीसी में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, गेल, डॉक्टर लाल पैथलैब, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। और जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी जहाँ पर आप देखेंगे शॉर्टिंग का आंकड़ा, उसमें मैक्स फाइनेंशियल्स और एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस एबट इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ, ये एसबीआई लाइफ माफ कीजिएगा, यहाँ पर बैकफुट पे थे, स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे कल के लॉन्ग स्ट्रीम हुए, टाटा कंज्यूमर पोस्ट अर्निंग्स, एमसीएक्स पोस्ट अर्निंग्स, एक्साइड, आई थिंक वो सारा का सारा मूव धीरे धीरे फिजल आउट होता हुआ। और इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे 3% नीचे। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जिनका मूव आज काफ़ी अच्छा खासा रहा। मेटल्स में सिर्फ हमने अभी तक सेल का डिस्कशन किया, बट याद रखिएगा जेएसपीएल का 936.90 पे जो क्लोज आ रहा है, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। और जहाँ तक टाटा स्टील का सवाल है, ये इसका अब तक का सेकेंड बेस्ट क्लोज, आई थिंक जो प्रीवियस बेस्ट क्लोज था वो यहाँ से फ्रैक्शनली ऊपर है, आई थिंक 166.80 के आसपास था, ये क्लोज आ रहा है 165.75 के आसपास। और कुछ काउंटर्स नाल्को को देखिए 188.60 पे ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाके क्लोज होता हुआ। तो आज मेटल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बायोकॉन को लेकर आइए 3.25% ऊपर रहा। आज अनुज स्पॉटलाइट में सुबह सुबह इसका उल्लेख किया गया था 9:05 पे। आज हालांकि इंट्राडे स्विंग के हिसाब से बहुत ऊपर गया था, करीब 394 तक, उसके थोड़ा रिट्रेस हुआ, बट स्टिल एक बहुत अच्छा क्लोज। फार्मा स्पेस में जो कि बहुत अच्छा मूव देखे गया वो था एक और स्टॉक, आई थिंक वो सिप्ला था, करीब 4% ऊपर रहा। सुबह खुलते साथ हमने इसको स्पॉट किया था। और जहाँ तक एक डिफेंस पीएसयू का सवाल है 3956 पर, आई मीन क्या गजब का मूव रहा एचएएल में, अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज। प्रशांत, प्रोजेक्शन क्या बन रहा है अब एचएएल का? हालांकि अब ये बात टेक्निकल से थोड़ी सी, अच्छा प्रशांत नहीं है अभी, ये सेंस राजेश सतपुती से लेते हैं। राजेश जी, क्या प्रोजेक्शन बन रहा है अब यहाँ पर एचएएल पे? वीरेंद्र जी देखिए, आज जिस तरह से एचएएल में क्लियर ब्रेकआउट है, इट्स राइजिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट हुआ है आज,
और वो ब्रेकआउट देखते मुझे लगता है कल 4000 को एक बार ये लान दे, फिर कम से कम मुझे लगता है 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही चला जाएगा। तो एचएएल डेफिनेटली एक बाय साइड का ही कैंडिडेट है, इनफैक्ट पूरे सीरीज बाय साइड का कैंडिडेट रहा है। तो यहाँ पे एचएएल में अगर पोजीशन बनानी है तो 3850 यानी कम से कम 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और टारगेट सेट करे 4200 4300 का। 4000 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। ओके चलिए एक बार जरा बैन अपडेट ले लेते हैं, और जो बैन में जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है ज़्यादा, खैर पहले उसकी बात कर लेते हैं। सेल 130%, पीएल 111%, बायोकॉन 101%, एबीएफआरएल 100% और नैल्को 97%। लेकिन इकलौता स्टॉक जो बैन से बाहर आ सकता है, और मैं चाहूँगा ये हो जाए एक्चुअली, वोडाफोन आइडिया। एक बार उसको जरा लेकर आइए। 80% के करीब पोजीशन हो चुकी है वोडाफोन आइडिया की। इंटरेस्टिंग होगा ये स्टॉक कल प्री ओपन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो ज़रूरी होगा। उसके बाद एक्चुअल ओपनिंग में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखिए 11 रुपये का इशू प्राइस है। कल जो रिटेल का एफपीओ का साइज़ था उसके हिसाब से कल 6000 करोड़ की सप्लाई आनी है, तो कैसे अब्जॉर्ब होगी, किस लेवल पे अब्जॉर्ब होगी, ये सब देखना होगा। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा एक बार सेलो वर्ल्ड का स्टॉक लेकर आइए जरा। कैश का स्टॉक है, ज़्यादा बात करते नहीं है इसकी। पिछले नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 618 रुपये का इशू प्राइस था इसका, और अब देखिए 955 रुपये यहाँ पर प्राइस सेलो वर्ल्ड पे। ये काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है इस स्टॉक में, और आईपीओ के वक्त भी बात हुई थी कि एक अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक प्राइस पर आ रही है, और अब यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। वीरू कुछ और स्पॉट किया क्या? जी हाँ, सेलो वर्ल्ड के बाद अनुज एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ यहाँ पे मैं, जो कि एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्पेशली ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। कमेंट्स को देख लीजिए, सुबह सुबह पहले रिकमेंड भी किया था 3237 पे ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ है। तो मैं स्क्रीन पे अभी तक कितने अगर आप देखें आपको स्टॉक मार्क कर चुका हूँ जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद लेके आइए एक बार प्लीज़ कंटेनर कॉर्प, ये कॉल्स में शामिल था। कंटेनर कॉर्प इस वक्त 12 मार्च 2024 के बाद, यानी टेक्निकली ये ऑलमोस्ट इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और एक कोलगेट लेके आइए, बहुत संक्षेप में पूछूंगा आपसे, मैं बहुत संक्षेप में, मानस कोलगेट कैरी करना चाहिए 2754 पे, बहुत संक्षेप में? तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए ये स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, तो कैरी करिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2724 कर ले और टारगेट 2800 रुपए की सेट करें। कोलगेट एफएमसीजी स्पेस में जहां सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आई उसमें एक ये था, मतलब वाकई काफ़ी अच्छा खासा मूव, और मैंने एक सेंस ले लिया यहाँ पे। और एक बार आप जाके देखिए जेएनएफसी 712 पे, मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 1 से 2 महीने की जो ट्रेजेक्ट्री थी उनको बाइसेक्ट करके हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होते हुए, लेकिन ये क्लोजिंग जिस स्टॉक के नाम रही वो था यूबीएल और यूबीएल। अनुज ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल क्लोजिंग के लिए जाएंगे कुछ ही देर में वॉल पर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और स्टॉक्स देख रहा था जहां पर टुवर्ड्स द एंड लास्ट के कुछ मिनटों में ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा था। उसमें एक तो है पीआई इंडस्ट्रीज़। एक बार पीआई इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स आए टुवर्ड्स द एंड। एक एस्ट्रल, अब ये सब मैं मई के फ्यूचर्स देख रहा हूँ, और वहाँ पर अच्छे मोमेंटम जहाँ पर बन रहे हैं वो उनमें। और एक बार एलटीआई माइंडट्री का भी चार्ट लेकर आइए, वहाँ पर भी टुवर्ड्स द एंड ठीक ठाक मूव आया। और बाटा एक और स्टॉक है जहाँ